नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज में। तो आप सभी को बताते चलें कि डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो पिछले समय में जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, आपके परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट समाचार होते हैं, जो भी न्यूज होते हैं, तथ्य होते हैं, उन सभी को आपको आपके समक्ष एमसीक्यू और उनकी व्याख्या के माध्यम से पहुंचाने का उद्देश्य रहता है आरजीएस का। और इसी संदर्भ में आप सभी को बताते चले कि वर्तमान मुद्दों के साथ साथ जो उसका स्टैटिक पार्ट्स होता है, यानी जो उससे तथ्यात्मक अवधारणाएं होती हैं, उनको भी इसमें डेली करंट अफेयर में शामिल किया जाता है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से विशेष निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नो होना चाहिए, ठीक है, कथनों कर दे रहा हूं मैं। कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस शनिवार 31 मई 2025 को मनाया गया। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 2025 का विषय होगा अपील का पर्दाफाश तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। ये विषय यानी थीम की बात कर रहा है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प के रूप में यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, स्टेटमेंट सही हैं। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस शनिवार 31 मई को मनाया जाता है, या हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2025 का विषय होगा कि अपील का पर्दाफाश तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। अब ये देखिए, उद्योग की रणनीति को उजागर करना ये इस बार का विषय है, लेकिन मेरे हिसाब से तो किसी और की रणनीति को उजागर करना जरूरी है, खास तौर से भारत में। जब भारतीय संविधान का आर्टिकल 47 पढ़ते हैं तो उसमें वर्णित है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि जो भी मादक पदार्थ हैं उनके उत्पादन और वितरण पर रोक लगाए, लेकिन ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कुछ राज्य हैं जो करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ऐसा पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया गया, इसे पूर्णतः लागू नहीं किया गया है। और तंबाकू की बात करें तो तंबाकू जो है, जब पुर्तगाली आए थे 16वीं और 17वीं शताब्दी में, तो उस समय जो है ये तंबाकू भारत में आया था। और इस बार के यूपीएससी के क्वेश्चन में ये प्रश्न था कि कौन कौन से प्रश्न जो है, कौन कौन से उत्पाद जो है पुर्तगालियों के समय भारत आए थे पुर्तगालियों के द्वारा। तो उसमें पपीता था, पपीता, अनानास था और अमरूद था। तो ये तीनों तो थे ही, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या आया, तो तंबाकू आया, तंबाकू, लाल मिर्च, और आलू। तो ये तीनों भी पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये रही स्टैटिक पार्ट्स। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस शनिवार 31 मई 2025 को मनाया गया, जिसका विषय था कि अपील का पर्दाफाश तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस एक वैश्विक अनुष्ठान है जिसका उद्देश्य तंबाकू उपभोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना
और नियंत्रण उपायों के साथ तंबाकू मुक्त दुनिया को बढ़ावा देना, अपने उपभोक्ताओं को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अभियान की शुरुआत की थी। तो कब किया था? 1987 में किया था, जिसका शीर्षक था विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, ताकि तंबाकू उपयोगकर्ताओं को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और अगले वर्ष इसने 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में घोषित किया, जिससे यह एक वैश्विक उत्सव बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू के उपयोग से जुड़े विश्वव्यापी स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करने के लिए 1998 में तंबाकू मुक्त पहल यानी टोबैको फ्री इनिशिएटिव की स्थापना की, और 2008 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस का उपयोग सभी तंबाकू उत्पादों और संबंधित विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए किया, ताकि कमजोर समूहों को लक्षित करने वाले तंबाकू व्यवसायों के प्रभाव का मुकाबला किया जा सके। चलिए, अब ये देख लेते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी UNFAO स्टेट के अनुसार जो है शीर्ष 10 जो तंबाकू उत्पादक कंट्री हैं 2023 के अनुसार वो कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर है चाइना, ठीक है, दूसरे स्थान पर है भारत, तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवें पर जिम्बाब्वे। तो चाइना, भारत, ब्राज़ील, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं CIB, ठीक। तो चाइना, इंडिया, ब्राज़ील ये तीनों शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, प्रथम 3। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 6वां नंबर है, पाकिस्तान का 7वां, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया का 8वां और अर्जेंटीना का 9वां। 10वें नंबर पर है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो ये शीर्ष 10 उत्पादक राज्य हैं किसके? तंबाकू के। चलिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब तंबाकू से स्वास्थ्य तो खराब हो गया, अब देखिए इस दिवस को आप कैसे याद रखेंगे। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को याद रखने का जस्ट तरीका यही है कि जब आप तंबाकू निषेध दिवस मना चुके हैं और आपका स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो नेक्स्ट अगले दिन क्या है कि आप दुग्ध दिवस मनाएं और दुग्ध के प्रति जागरूकता को बढ़ाएं, दूध का सेवन करें। तो प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो विश्व दुग्ध दिवस 2025 सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह मानव पोषण, आर्थिक स्थिरता और टिकाऊ कृषि में दूध की आवश्यक भूमिका की वैश्विक स्वीकृति है। हर साल 1 जून को मनाया जाने वाला विश्व दुग्ध दिवस 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा शुरू किया गया। तो 2001 में शुरू किया गया, ठीक है। तब से यह एक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है, जो डेयरी क्षेत्र के योगदान को पहचानने के लिए दुनिया को एकजुट करता है। विश्व दुग्ध दिवस 2025 की बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस 2025 पोषण, आर्थिक लचीलापन और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों की आधारशिला के रूप में दुग्ध का सम्मान करने का एक और वर्ष है। 1 जून को मनाया जाने वाला यह वैश्विक उत्सव डेयरी किसानों, उपभोक्ताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों और नीति निर्माताओं को रोजमर्रा की जिंदगी में डेयरी की आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए एक साथ लाता है। 2025 की थीम की बात करें तो आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं, ये इस बार वर्ष की थीम है, तो इम्पोर्टेंट है। के साथ दुनिया भर में डेयरी क्षेत्र के पोषण संबंधी लाभ, सामाजिक आर्थिक महत्व और पर्यावरणीय प्रगति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन
उत्पादन अंतर्दृष्टि की बात करें तो FAO के अनुसार वैश्विक दूध उत्पादन 2024 में लगभग 979 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.4% की वृद्धि दर्शाता है। एशिया, विशेष रूप से भारत, चीन और पाकिस्तान इस वृद्धि का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण डेयरी गायों की संख्या में वृद्धि और बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मों से बेहतर पैदावार है। दुग्ध का पोषण मूल्य क्या है? तो यह एक संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, B12, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन जैसे इत्यादि पोषक तत्व पाए जाते हैं। हाँ, इसमें जो है विटामिन के और आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें नहीं पाई जाती। यह हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। भारत और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और 1998 से यह शीर्ष स्थान पर पूरे विश्व में बना हुआ है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में की गई थी और इनकी शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। तो वर्गीज कुरियन का जन्म 1921 को कालीकट यानी अब जो है जिसे हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं, जो केरल में अवस्थित है, वहाँ पर हुआ था और वो एक फिजिशियन थे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने अपना बीटेक किया था, डिग्री किया था। ठीक है, और विदेशों में भी अध्ययन किए थे और उनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। तो ये वर्गीज कुरियन का संक्षिप्त परिचय है। इन्होंने क्या किया था कि जो 1949 में गुजरात में आणंद में भेजा गया था और उस समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी वर्गीज कुरियन ने उसकी स्थापना की, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, और 1965 से 1998 तक वर्गीज कुरियन जो है NDDB के यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी बने रहे। और इसी दौरान 1965 में जब अध्यक्ष बने तो 1970 में क्या हुआ, श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई और 1998 आते आते जब वो अध्यक्ष पद से हटे तब जो है क्या हुआ कि भारत जो है पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन के मामले में शीर्ष पर आ गया था और तब से लेकर के अब तक बना हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे की व्याख्या को देखें। तो ये दुग्ध उत्पादन के मामले में शीर्ष देश कौन कौन से हैं 2024-25 के अनुसार? तो भारत पहले स्थान पर है, यानी 211.7 मिलियन टन उत्पादन होता है। वैश्विक उत्पादन का 31% अकेले जो है भारत उत्पादित करता है। उसके बाद यूरोपीय संघ दूसरे स्थान पर है, 22% उत्पादन करते हैं, 149.63 मिलियन टन। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है 102.66 यानी 15% जो है यहाँ पर दुग्ध उत्पादन अमेरिका द्वारा किया जाता है। उसके बाद चीन का नंबर आता है चौथे नंबर पर और रूस का नंबर है 5वें नंबर पे। तो शीर्ष आप याद रखिएगा भारत, यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर कुछ नस्लों के नाम बता देते हैं कि जब ये वर्गीज कुरियन जी जब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किए तो उस समय जो है फ्रीजियन नस्ल और साहिवाल नस्ल की गायों ने श्वेत क्रांति में बड़ा योगदान दिया था। और कुछ प्रमुख नस्लों की बात करें तो साहिवाल है, साहिवाल ये सभी लोग लगभग लोग जानते होंगे। ठीक है,
थारपकर है, गिर नस्ल की गाय है, कर्ण फ्रीज है, कर्ण स्विस है, फ्रीजवाल है, साहिवाल की जगह फ्रीजवाल, ठीक है। और कुछ भैंसों की बात करें तो मुर्राह भैंस जो है ये भी दुग्ध उत्पादन में अच्छा मानी जाती हैं, ठीक है। तो शीर्ष देश भी देख लिया हम लोगों ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम गांव के पास स्थित है। साथ ही साथ दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पोलावरम गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से निकलती है। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो अभी ये क्यों चर्चा में है? तो अभी प्रधानमंत्री जी जिन जिन राज्यों से ये सिंचाई परियोजना गुजरती है गोदावरी नदी, वहाँ पर उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, विशेषकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ वहाँ पर बैठक की और उसकी अध्यक्षता की आदरणीय मोदी जी ने। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो चर्चा का कारण क्या रहा? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने पोलावरम परियोजना पर चर्चा के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की, इसलिए यह चर्चा में है। पोलावरम सिंचाई परियोजना के बारे में बात करें तो यह परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम गांव के पास स्थित है। तो गोदावरी नदी पर कौन सा बांध अवस्थित है, सिंचाई परियोजना है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में न दे करके आपको मिलान करने के लिए भी आ सकता है। बहुत सारे परियोजनाएं भी एक तरफ दे सकता है और नदी दे सकता है या संबंधित राज्य दे सकता है, तो आपको मिलान करने के लिए भी देता है। तो आप इस माइंडसेट के साथ भी तैयार रहिए। तो यह एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, क्योंकि यह एक बार पूर्ण होने के बाद यह परियोजना सिंचाई संबंधी लाभ प्रदान करेगी तथा जल विद्युत उत्पन्न करेगी। अब ये देखिए, पोलाई सिंचाई परियोजना और केन बेतवा लिंक परियोजना, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं इस समय, ठीक है। इसके अलावा यह परियोजना पेयजल की आपूर्ति भी करेगा। इस परियोजना के दाईं ओर स्थित नहर से कृष्णा नदी बेसिन हेतु अंतर बेसिन हस्तांतरण यानी इंटर बेसिन ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना के परोक्ष लाभ भी होंगे, जैसे मत्स्य पालन, मछली का प्रजनन और पालन, पर्यटन और शहरीकरण। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 90 के तहत केंद्र सरकार द्वारा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था। परियोजना की पृष्ठभूमि एवं संबंधित मुद्दों की बात करें तो उच्च स्तरीय विचार विमर्श के कई दौर के बावजूद राज्य पोलावरम परियोजना के अंतर राज्यीय विवादों को सुलझाने में विफल रहे हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ने परियोजना के विभिन्न पहलुओं जैसे विनियामक अनुपालन मुद्दे, जनजाति समुदायों पर प्रभाव आदि को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं। आंध्र प्रदेश ने जलमग्नता की स्थिति का सामना कर रहे गांवों की सुरक्षा के लिए एक रिटेनिंग दीवार के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। हालांकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने भूमि अधिग्रहण और अपर्याप्त पुनर्वास उपायों के संबंध में आपत्तियां उठाई है। अब हम लोग गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी, ये जो पिंक कलर से आप देख रहे हैं, ये गोदावरी नदी का अपवाद तंत्र है। तो गोदावरी
सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है, और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसका बेसिन उत्तर में सतमाला पहाड़ियों, ठीक है, दक्षिण में अजंता श्रेणी और महादेव पहाड़ियों, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी के मध्य क्षेत्र के छोटे हिस्सों में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो प्रवरा, पूर्वा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी हैं। इसके अलावा कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, ठीक है, और अभी जो है 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया? प्रयागराज के गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो सिटी गैस वितरण यानी CGD परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन एक कह रहा है, इससे एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के विजन को साकार करने में भी मदद मिलेगी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 2030 तक भारत की प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए कह रहा है कथन एक सही है एवं कथन दो गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कथन एक गलत है एवं कथन दो सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कथन एक और दो दोनों सही हैं और कथन एक की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं परंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कथन एक और दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन एक की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी है। इससे गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, लागत प्रभावी ईंधन उपलब्ध होगा और समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। इससे एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के विजन को साकार करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही 2030 तक भारत की प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ जाएगी। CGD नेटवर्क के बारे में बात करें तो CGD नेटवर्क के बारे में देखें तो यह एक PNG कनेक्शन CNG स्टेशनों और पाइपलाइन अवसंरचनाओं के माध्यम से पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG और संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG की आपूर्ति के लिए भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की एक परस्पर जुड़ी प्रणाली है। CNG का उपयोग ऑटो ईंधन के रूप में किया जाता है जबकि PNG का उपयोग घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का एक जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत है। यह मुख्य रूप से मीथेन यानी CH4 से बना एक गंधहीन गैसीय हाइड्रोकार्बन मिश्रण है और ये गंधहीन होता है। तो जब आप LPG यूज करते हैं तो उस समय जब LPG लीक करता है तो किसके कारण होता है? तो इसमें एक और गैस मिलाई जाती है जिसे मिथाइल परकैप्टाइल कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की भूमिका की बात करें तो यह अधिनियम किसी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र यानी जियोग्राफिकल एरिया में CGD नेटवर्क विकसित करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकार प्रदान करता है। PNGRB का गठन की बात करें तो यह
पीएनजीआरबी अधिनियम 2006 के तहत किया गया था, ताकि पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित गतिविधियों में लगे लोगों के हितों की सुरक्षा की जा सके। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो सीजीडी नेटवर्क पीएनजीआरबी ने पूरे देश को कवर करते हुए 307 भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क विकास को अधिकृत किया है। वर्तमान में इसका विस्तार 550 जिलों तक हो गया है। 2014 में कुल 66 जिलों तक विस्तार हुआ था। इसकी कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं, जैसे परियोजना लागत। पाइपलाइन और संरचना की लागत परियोजना का लागत की लगभग 50% है। संकेंद्रित उपभोग, यानी दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक ये मौजूद है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर इसकी सीएनजी और पीएनजी की उपलब्धता नहीं हो पाई है। एकाधिकारवादी प्रवृत्तियाँ यानी सीजीडी लाइसेंसधारियों को विशेष भौगोलिक क्षेत्र आवंटित कर दिए जाते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाता है। सीजीडी नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम की बात करें तो ऊर्जा गंगा परियोजना, इसके तहत गैस पाइपलाइन को पूर्वी भारत के राज्यों से जोड़ने का काम हो रहा है। अन्य सीजीडी क्षेत्र को घरेलू प्राकृतिक गैस आवंटित करना, सीजीडी परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा प्रदान करना, रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आदिवासी क्षेत्रों में पीएनजी को उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी करना आदि सम्मिलित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी बेस का दिल्ली में उद्घाटन किया गया। कथन 2 कह रहा है कि इसकी क्षमता 20 मेगावाट यानी 40 मेगावाट हावर है। इसे बीआरपीएल यानी बीएसईएल राजधानी पावर लिमिटेड सब स्टेशन पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कथन 1 गलत है और एवं कथन 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, परंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए हम लोग बात करें दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली का दिल्ली में उद्घाटन हुआ। तो सबसे एशिया की है, सबसे बड़ी है, क्या है? बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली। यानी बैटरी जो होती है उसमें हम केमिकल एनर्जी को रिस्टोर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें? केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं और फिर जब हम उसे उपयोग करते हैं तो केमिकल एनर्जी से क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं के रूप में उपयोग करते हैं। तो अभी जो है एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली का दिल्ली में उद्घाटन किया गया। इसकी क्षमता 20 मेगावाट यानी 40 मेगावाट हावर है और इसे बीआरपीएल यानी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड सब स्टेशन पर स्थापित किया गया है। यह भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत उपयोगिता स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी है। यह उन्नत लिथियम आयरन फास्फेट तकनीक का लाभ उठाती है, जो बेहतर सुरक्षा, तापीय स्थिरता और स्थायित्व के लिए जानी जाती है। लिथियम आयरन फास्फेट बैटरियों में कैथोड लिथियम मेटल ऑक्साइड की बजाय लिथियम मेटल फास्फेट से बना होता है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बेस के बारे में बात करें तो इसके बारे में देखें तो यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
संग्रहित करती है तथा अत्यधिक जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके महत्व की बात करें तो भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक है। नवीकरणीय ऊर्जा में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में मददगार है। ये सब इसके महत्व है। राष्ट्रीय विद्युत योजना 2023 के अनुसार 2031-32 तक 236 गीगावाट बेस की आवश्यकता होगी। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है। बेस के दो प्रमुख प्रकार हैं। तो पारंपरिक ठोस रिचार्जेबल बैटरियां पहला प्रकार, इसमें ऊर्जा ठोस धातु इलेक्ट्रोड्स में संग्रहित होती है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी जो पहले इस्तेमाल किया जाता था। एनोड उसमें कैथोड लेड का बना होता था और कैथोड जो है लेड ऑक्साइड का बना होता था। फिर उसके बाद लिथियम आयन बैटरी, एनोड जो है ग्रेफाइट का बना होता था और कैथोड लिथियम ऑक्साइड का बना होता था। फिर उसके बाद जिंक एयर बैटरी, यानी एनोड जिंक का बना होता था, कैथोड जो है एयर ऑक्सीजन का बना होता था। उसके बाद सोडियम सल्फर बैटरी आया, तो एनोड जो है सोडियम का, कैथोड जो है सल्फर का बना होता था। दूसरी पद्धतियां हैं फ्लो बैटरियां। इसमें ऊर्जा तरल इलेक्ट्रोलाइट्स में संग्रहित होती है जो अलग अलग टैंकों में रखे जाते हैं। उदाहरण वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, जिंक आयरन फ्लो बैटरी, जिंक ब्रोमीन बैटरी इत्यादि। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों की बात करें तो 13,200 मेगावाट बेस समर्थन करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को लागू किया गया है और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के संवर्धन के लिए नेटवर्क फ्रेमवर्क 2023 जो है 30 जून 2025 तक चालू होने वाली बेस परियोजना के अंतर्गत राज्य पारेषण शुल्क से छूट दी जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख अन्य पहले भी की गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2024 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट यानी ISSAR जारी की है, जिसे इसरो सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष परिचालन प्रबंधन प्रणाली यानी IS4OM द्वारा संकलित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इस रिपोर्ट के अनुसार अब तक 31 भारतीय उपग्रह नष्ट हो चुके हैं तथा 2024 में 9 उपग्रह पुनः प्रवेश करेंगे। तो अब ये देखिए क्या है कि 2024 में 9 उपग्रह पुनः प्रवेश करेंगे, यानी वो अभी प्रचालन में है। ठीक है, लॉन्च कर दिया गया है, प्रवेश नहीं किए हैं, यानी नष्ट होंगे। चलिए, तो यहाँ पर कौन से विकल्प सही है? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हमारा विकल्प सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो 2024 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट यानी ISSAR जारी किया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2024 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है, जिसे इसरो सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष परिचालन प्रबंधन प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो परीक्षणों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है। 2024 तक विश्व स्तर पर 261 प्रक्षेपण प्रयास दर्ज किए जाएंगे, जो अंतरिक्ष युग के आरंभ होने के बाद से सर्वाधिक है। इसमें 254 सफल प्रक्षेपण होंगे, जिनमें 2963 वस्तुएं कक्षा में स्थापित की जाएंगी, जिनमें 2578 क्रियाशील उपग्रह शामिल हैं। चंद्र संबंधी महत्वाकांक्षाएं फिर उभरी हैं। 2024 में 5 चंद्र मिशन प्रक्षेपित किए गए, जो चंद्र अन्वेषण में नए सिरे से वैश्विक रुचि का संकेत देते हैं। विखंडन से अंतरिक्ष मलबा की बात करें तो 2024 में कक्षा में 3 प्रमुख विखंडन घटनाएं घटित हुई हैं।
चीन ने लॉन्ग मार्च रॉकेट से जुड़ी एक बड़ी दुर्घटना के कारण लगभग 650 सूचीबद्ध मलबे का निर्माण हुआ है। 702 खंडित वस्तुओं की शुद्ध वृद्धि जो 2023 में 69 की तुलना में काफ़ी अधिक है। रिकॉर्ड पुनः प्रवेश और सौर गतिविधि का प्रभाव की बात करें तो 2095 सूचीबद्ध वस्तुएं पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गई हैं। भारतीय परिदृश्य की बात करें तो कुल प्रक्षेपित जो है 2024 तक पृथ्वी की कक्षा में 136 भारतीय अंतरिक्ष यान, जिनमें निजी और शैक्षणिक संस्थानों के अंतरिक्ष यान भी शामिल हैं, ये प्रक्षेपित किए गए। कुल कितने? 136। प्रचालनशील उपग्रह की बात करें जो प्रचालन में है तो निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लियो में 22 और भू स्थिर कक्षा यानी जियो में 31। सक्रिय ग्रह अंतरिक्ष मिशन की बात करें तो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर CS2O, सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु पर आदित्य L1, ये सब सक्रिय अंतरिक्ष मिशन है। चंद्रयान 3 प्रणोदन मॉड्यूल को उच्च पृथ्वी कक्षा में स्थानांतरित किया गया। ऐतिहासिक मलबा यानी PSLV C6 का ऊपरी चरण जो 2001 में टूट गया था ने 371 मलबा उत्पन्न किया, जिनमें से 41 टुकड़े अभी भी कक्षा में हैं। उपग्रह पुनः प्रवेश की बात करें तो अब तक 31 भारतीय उपग्रह नष्ट हो चुके हैं तथा 2024 में 9 उपग्रह पुनः प्रवेश करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए तो कथन 1 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किए। कथन 2 कह रहा है कि आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसकी स्थापना 1973 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल 1 सही है और ऑप्शन डी कह रहा है ना ही 1 और ना ही 2। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं। ये रही तस्वीरें जो सभी नर्सों के साथ 15 नर्सों के साथ खींची गई हैं। पुरस्कार के बारे में बात करें तो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसकी स्थापना 1973 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो 1973 में की गई थी, याद रखिएगा। यह उन नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों की सराहनीय सेवाओं को मान्यता देता है जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पंजीकृत सहायक नर्स एवं दाई, पंजीकृत नर्स एवं दाई तथा पंजीकृत महिला आगंतुक की श्रेणी में कुल 15 पुरस्कार दिए जाते हैं। पात्र प्राप्तकर्ताओं में केंद्र और राज्य सरकारें, संघ शासित प्रदेशों और स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत नर्सिंग कर्मी शामिल हैं, चाहे वे अस्पताल, सामुदायिक व्यवस्था से जुड़े हों या शैक्षिक संस्थान या प्रशासन में हो। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और 1 पदक शामिल है। और ये 15 नर्सों की जो है ये सूची दी है। ठीक है, तो ज़्यादातर देखेंगे तो ये दक्षिण राज्यों से है। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, फिर जो है कर्नाटक हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, 3 उधर से हैं। पूर्वोत्तर से ज़्यादातर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से श्रीमती रेखा
रेबा रानी सरकार इन्हें दिया गया। दादर नगर हवेली व दमन दीव से श्रीमती सरोज फकीर भाई पटेल को दिया गया। लक्षद्वीप से श्रीमती रजिया बेगम पीबी को दिया गया। महाराष्ट्र से श्रीमती सुजाता अशोक बगुल को दिया गया। असम से श्रीमती बीना पाड़ी डेका को दिया गया। अरुणाचल से श्रीमती किजुम सोरा कारगा को दिया गया। दिल्ली से सुश्री डिम्पल अरोड़ा को दिया गया और दिल्ली से ही मेजर जनरल सीना पीडी को दिया गया। कर्नाटक से बानु एमआर को दिया गया। मणिपुर से श्रीमती लैम्पोकपम रंजिता देवी को दिया गया। मिजोरम से श्रीमती वी लालमांग ईडी को दिया गया। पुडुचेरी से श्रीमती एल.एस. मणिमोझी को दिया गया। तमिलनाडु से श्रीमती अलमेलू मंगयरकरासी के को दिया गया और वहीं पश्चिम बंगाल से श्रीमती डोली विश्वास को दिया गया। तो ये कुछ प्रमुख लिस्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये कथनों पर होगा, ठीक है। कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आरबीआई की परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है। आरबीआई की कुल परिसंपत्तियों में निम्नलिखित कारणों से वृद्धि देखी गई है, जिसके मुख्य कारणों में से उच्च स्वर्ण भंडार व घरेलू और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी ई-रूपी मार्च 2025 तक बढ़ करके 1016 करोड़ रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो आरबीआई की परिसंपत्तियों में वृद्धि दर्ज की गई है। आरबीआई की कुल परिसंपत्तियों में निम्नलिखित कारणों से वृद्धि देखी गई है। जैसे कौन कौन से कारण हैं, तो उच्च स्वर्ण भंडार है और घरेलू और विदेशी निवेश में वृद्धि हो गई है। वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो आय में वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में 22.77% की वृद्धि हुई है। व्यय में भी वृद्धि हुई है जो 7.76% की वृद्धि को दर्शाता है। घरेलू बचत की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 में शुद्ध घरेलू बचत सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यानी जीएनडीआई के 5.1% तक बढ़ गई है। जीएनडीआई फार्मूला की बात करें तो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास को जब निकालते हैं तो जीएनडीआई निकलता है। शेष विश्व से प्राप्त अन्य वर्तमान स्थानांतरण भी इसमें शामिल है। तो ये जो है जो रेमिटेंस प्राप्त होता है वे भी इसमें शामिल है। जो प्रवासी भारतीय होते हैं जो विदेशों से धन भेजते हैं वो भी इसमें शामिल है। तो केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी या ई-रूपी मार्च 2025 तक बढ़ करके 1016 करोड़ हो गई है। आरबीआई की पहल है कि सीमा पार भुगतान के लिए पायलट कार्यक्रमों की खोज, खुदरा और थोक लेन देन दोनों के लिए पायलट कार्यक्रमों का विस्तार की बात की है। और सीबीडीसी परिभाषा की बात करें तो आरबीआई द्वारा जारी भारत की भौतिक मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है जिसे हम लोग सीबीडीसी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ बाह्य ऋण और आर्थिक मजबूती भी हुई है। भारत का बाह्य ऋण जीडीपी अनुपात घट करके 19.1% यानी दिसंबर 2024 तक हो गया है, जो इसे उभरते बाजारों में सबसे कम बनाता है। भारत जो है सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान लगाया है।
मुद्रास्फीति स्फीति के रुझान की बात करें तो हेडलाइन मुद्रास्फीति में धीरे धीरे गिरावट आने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में आरबीआई की लक्ष्य सीमा के करीब पहुंच जाएगी। तो ये कितना लक्ष्य रखा गया है 4%, ठीक है, और इसमें प्लस माइनस 2%, यानी यह 2% भी हो सकता है और 6% भी हो सकता है। डिजिटल लेन देन और मुद्रा जमा अनुपात की बात करें तो मुद्रा जमा अनुपात घट करके 14.4% है, जो मार्च 2025 को हो गया है। इसका कारण डिजिटल लेन देन में तीव्र वृद्धि, जिससे नगद जमा पर निर्भरता कम हो गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं यानी CSSCs और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम तो ये वाला होगा केंद्रीय क्षेत्र प्रायोजित योजनाएं, ठीक है, के मूल्यांकन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू की है। योजनाओं की नई पंचवर्षीय अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। यह अवधि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के कार्यकाल के अनुरूप होगी। तो सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, दोनों स्टेटमेंट, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना यानी CSS और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं CS को मूल्यांकन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू की है। अब देखिए बहुत सारी सरकारें जो हैं योजनाएं चला रही हैं, मतलब सरकार, केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं जो कि केंद्र प्रायोजित योजना होती है और केंद्रीय क्षेत्रक योजना होती है। तो केंद्र प्रायोजित योजना में योजना लाती है केंद्र सरकार, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और उसमें वित्त भी दोनों ही देते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। वहीं केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो होती है उसमें पूरा वित्त का 100% वित्त पोषण जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और सामान्यतः केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय विभागों द्वारा ये पूरा किया जाता है। तो ये कुछ अंतर है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका रिव्यू करने जा रही है कि जो हम योजनाएं लाए हैं वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हुई हैं और किस तरीके से जो है उसे लागू करने की आवश्यकता है। तो जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय सरकार जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रही थी और इनके सेकेंड टर्म्स तक बहुत ज़्यादा योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं मिल पाया है, ठीक है। अभी जो है वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो योजनाएं कम ला रहे हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये प्रमुख खासियत है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के मूल्यांकन एवं अनुमोदन की यह प्रक्रिया अगले 5 वर्षों के लिए इन्हें जारी रखने हेतु शुरू की गई है। उपरोक्त योजनाओं की नई पंचवर्षीय अवधि जो है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और 5 वर्ष तक जारी रहेगी। यह अवधि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के कार्यकाल के अनुरूप होगी। वर्तमान में 54 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और 260 केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं हैं, जिन्हें आगे जारी रखने के लिए 31 मार्च 2026 तक अनुमोदित करना होगा। अनुमोदन से पहले इन योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन किए जाने की संभावना है। मूल्यांकन यानी अप्रेजल और अनुमोदन यानी अप्रूवल से संबंधित मुख्य बिंदुओं की बात करें तो प्रावधान क्या किया गया है कि 2016 के केंद्रीय बजट में योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन अनिवार्य किया गया था। नए प्रावधान के तहत प्रत्येक योजना की समाप्ति की तिथि यानी सनसेट क्लॉज निर्धारित होनी चाहिए। साथ ही योजनाओं को आगे जारी रखने के लिए की मंजूरी
देने से पहले आउटकम आधारित समीक्षा होनी चाहिए। मूल्यांकन करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी होंगी? तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन नीति आयोग के अंतर्गत विकास, निगरानी और मूल्यांकन संगठन द्वारा किया जाएगा। और वहीं केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा चयनित तीसरे पक्ष के एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, यानी थर्ड पार्टी ऑडिटिंग। इसके महत्व की बात करें तो ये मूल्यांकन का महत्व क्या होगा? तो मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे अनुपयोगी और अप्रभावी प्रावधानों या उपायों को हटाना, समान उद्देश्य वाली योजनाओं का विलय करना, ऐसी योजनाओं को समाप्त करना जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, तथा सीमित लोक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। ये कुछ प्रमुख उपयोग महत्व है। केंद्र प्रायोजित योजना होती क्या है? तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में बात करें तो यह योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित होती हैं। इन्हें राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाता है। ठीक है, यह योजनाएं उन क्षेत्रकों से संबंधित होती हैं जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में आते हैं। इन योजनाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कोर ऑफ द कोर योजना, जो मतलब लागू ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कोर योजनाएं और वैकल्पिक योजनाएं, ये केंद्र प्रायोजित योजना में आते हैं। उसके बाद जो है केंद्रीय क्षेत्रक योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड के बारे में बात करें तो यह योजनाएं जो है 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं। इन्हें सीधे केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों या उनकी एजेंसियों द्वारा लागू किया जाता है। सामान्यतः योजनाएं संघ सूची में आने वाले क्षेत्रकों से संबंधित होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास विंग है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। इसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की अभी शुरुआत की गई है। तो हालिया खबरों के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने दिल्ली में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है, इसलिए यह चर्चा में है। तो क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसका उद्घाटन रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा? DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, उनके द्वारा। यह केंद्र अत्याधुनिक प्रायोगिक सेटअप से सुसज्जित है, जिसे महत्वपूर्ण क्वांटम डोमेन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सामरिक और रक्षा अनुप्रयोग के लिए विदेशी क्वांटम क्षमताओं को और मजबूत करना है। साथ ही पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम सेंसिंग में भारत की रणनीतिक बढ़त को मजबूत करना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की बात करें, यानी DRDO की, तो यह रक्षा मंत्रालय का रक्षा अनुसंधान एवं विकास विंग है। इसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन के साथ भारतीय सेना तकनीकी विकास प्रतिष्ठान तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के संयोजन के बाद की गई थी। तो जब देश आज़ाद हुआ था 1947, इसी में +11 जब करेंगे तो आपको उस समय DRDO की स्थापना की गई थी। तो ये 1958 हो जाएगा। तो इस समय DRDO की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद 11 साल और जोड़िए इसी में, तो 1969 में क्या स्थापित किया गया था? तो इसरो स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर DRDO स्थापित किया गया था। तो आप जो है थोड़ा सा लिंक भी बैठा करके रखा कीजिए।
तो इसका उद्देश्य क्या है? मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है DRDO का। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि हमारे चैनल पर पिछले 2.5-3 महीने से ही डेली करंट अफेयर अपलोड किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं 2.5-3 महीनों में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे, जो इस बार 2025 के UPSC में पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को और गति दे रहे होंगे, और इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।